नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियंस कैंप में। मेरा नाम है सौरभ और आज हम 70 डेज चैलेंज में इकॉनमी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी और हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर दिया है, उसकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकॉनमी में टोटल जो है 10 से 15 क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर से होते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर ही 8 क्वेश्चन जो है सिर्फ बजट से आया था, तो इस बार तो अभी बजट आया नहीं है और शायद इस बार जो है एंट्रीम बजट आएगा। तो जब एक बार बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तो उससे जो भी वहाँ पे फैक्ट्स होंगे उसको मैं आपको एक जगह कंपाइल करके दे दूंगा। साथ में जो भी और एक्स्ट्रा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो मिनरल्स हो या फिर एग्रीकल्चर या फिर जो कि बहुत ही जो अभी लेटेस्ट डेटा होंगी इकोनॉमी से रिलेटेड, मैं आपको वहाँ पे एग्ज़ाम से पहले या इस मंथ के लास्ट में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उसको भी समझने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि बजट में ही बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर जीडीपी हम बात करते हैं तो जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तो उसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसको आपकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो ला रहा हूँ। और साथ में आपको जो है जितनी भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, वो मैं आपको अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि दोनों सेम है, पर ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है वो प्रिंसिपल्स और थ्योरी होती हैं, जबकि हमारा इकोनॉमी होता है वो होता है कि इकोनॉमिक्स इन एक्शन, कैसे जो है इकोनॉमिक्स काम करता है। तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वो इकोनॉमी का पार्ट होता है, लेकिन जब उसकी हम थ्योरी और प्रिंसिपल्स की बात करेंगे इकोनॉमी के इकोनॉमिक्स में तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो जो इकोनॉमिक्स होता है वो स्टडी करता है कि किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन होता है, जो कंज्यूमर्स की बिहेवियर है और किस तरह से जो है इंडिविजुअल, बिजनेस या फिर गवर्नमेंट इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो उसके में स्टडी करते हैं, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। जबकि इकोनॉमी होता है कि सिंपल सा एक सिस्टम होता है जिसमें जो है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होती है किसी भी कंट्री में। फिर उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज कौन से होते हैं। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कभी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बिजनेस एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर वो होता है जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का हम वहाँ पे डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करते हैं और उसको भी हम सोल्ड करते हैं कंज्यूमर्स को या फिर कमर्शियल बिजनेस को। तो इसके अंदर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ आती हैं वो आती हैं माइनिंग, क्वेरिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड हंटिंग। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए माइनिंग और क्वेरिंग को सेकेंडरी सेक्टर में डाल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है। सेकेंडरी सेक्टर में जो है जो भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स प्राइमरी सेक्टर के हैं उनको हम प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसमें इंक्लूड होता है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग और एनर्जी यूटिलिटीज़। तीसरा सेक्टर हमारा आता है कि टर्शरी सेक्टर। इसमें जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, आप मूवी देखने जाते हैं सिनेमा में, तो ये सब जो है आता है टर्शरी सेक्टर्स में। इसमें इंक्लूड होता है रिटेल सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड लीगल सर्विसेज। फिर चौथा जो सेक्टर आता है वो होता है क्वाटरनरी सेक्टर, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को कौन सा सेक्टर डिफाइन करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्वाटरनरी सेक्टर में जो है एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंक्लूड होती हैं और जो कि डिसाइड करती हैं कि किसी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स उसकी क्वालिटी क्या होगी। पांचवा सेक्टर यहाँ पे आता है क्वीनरी सेक्टर, और क्वीनरी सेक्टर जो है ये जो भी लोग जो हाई लेवल पे होते हैं, हाई पोजीशन पे होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो वहाँ पे जो हाई डिसीजन मेकिंग वहाँ पे लेते हैं वो इंक्लूड होते हैं क्वीनरी सेक्टर में। जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जो यहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं, उनकी जो देखा जाए तो बहुत कम रेशियो में होते हैं, बट ये एक्चुअली ब्रेन कहे जाते हैं किसी भी इकॉनमी के लिए, क्योंकि ये जो है एक थिंक टैंक की तरह काम करते हैं। ये पॉलिसी को गाइड करते हैं, ये पॉलिसी को सजेस्ट करते हैं, जिसकी बेसिस पे इकॉनमी रन होती है। तो क्वीनी सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है, क्योंकि इसको ब्रेन बिहाइंड सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन इकॉनमी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं। तो टोटल यहाँ पे हम 3 इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी।
तो जैसे कि एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि इंडिया कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती है, तो वहाँ पे आंसर होगा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो मार्केट इकोनॉमी है ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी की तरह है, और इसमें क्या होता है कि जिसका ओरिजिन है वो ट्रेस किया जाता है जो एक फेमस जो है फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट हैं एडम स्मिथ। तो आपको यहाँ पे इनकी बुक का नाम याद रखना है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो आपको वेल्थ ऑफ नेशन बुक ये पूछा जा सकता है किसने लिखा था, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए एडम स्मिथ ने। इनके कुछ बेसिक आइडियाज़ थे कि हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, जैसे कि आप भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो कि आप जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपका उससे सोसाइटी में रेपुटेशन बढ़ेगा, साथ में आपका ईगो सेटिस्फाई होगा जब आप दूसरों की हेल्प करोगे। तो आप ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए। इसी तरह से जो है इकोनॉमी में हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, जिससे कि वो मोटिवेट होता है कि कैसे वो और भी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर पाए। तो जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है तो उससे जो है गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होती हैं। तो इसी तरह से बोला गया, एडम स्मिथ ने इस मोटिवेटिंग फैक्टर को बोला था इनविजिबल हैंड, कि लोगों के पास एक एनिमल स्पिरिट होती है काम करने के लिए। और दूसरा जो उनका आइडिया था कि इकोनॉमी जैसे ही यहाँ पे परफॉर्म करती रहेगी वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता रहेगा, तो स्पेशलाइजेशन होता रहेगा। जैसे कि अभी आप देखोगे कि आईटी सेक्टर अब उसमें भी बहुत सारे डिवीजन होने लगे हैं, ऑटोमेशन एक डिफरेंट सेक्टर है, एआई एक डिफरेंट सेक्टर है, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता जा रहा है। तीसरा फैक्टर कि यहाँ पे गवर्नमेंट का नॉन इंटरफेरेंस होगा। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था लेसे फेयर, जो कि फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लीव इट अलोन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, इकोनॉमी जो है अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। और फिर जो है मार्केट इकोनॉमी को जो है हम उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है कैपिटलिज्म और दूसरा होता है फ्री मार्केट। तो कैपिटलिज्म जो फोकस होता है वो होता है कि वेल्थ के क्रिएशन पे होता है, और जो उसके प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं उनको कौन ओन करेगा। जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वेल्थ होता है। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिफरेंस है कि कैपिटलिज्म में वहाँ पे फोकस होता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ में, जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में फ्री मार्केट में फोकस होता है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में। कैपिटलिज्म में आपने देखा होगा किसी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम में वहाँ पर गवर्नमेंट का रूल होता है, कम होता है, बट वहाँ पे गवर्नमेंट का जो उसका रेगुलेशंस होते हैं वो थोड़ा बहुत होता है। बट फ्री मार्केट इकोनॉमी में यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रूल होता है वो एक तरह से नलीफाई होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे जो है मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, जिससे कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन जनरेट नहीं हो पाता है। तो इस सिस्टम की कुछ इसके फ़ायदे भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करता है कि वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर पाएँ। तो उससे जो है यहाँ पे कंज्यूमर्स को बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। बट इसके कुछ जो है डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है वो जो आपके पास अगर पैसा है तो आपको वो रिस्पेक्ट देगी, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी परचेजिंग पावर लो है, तो आपको इग्नोर कर देगी। दूसरा यहाँ पे जो है वेलफेयर, जो स्टेट का एक रोल होता है कि स्टेट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, वो यहाँ पे टोटली एब्सेंस होता है। और तीसरा, क्योंकि यहाँ पे जो है सबकी जो है कैपेसिटी होती है वो डिफरेंस होती है, और स्टेट यहाँ पे स्टेट का भी रोल यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती जाती है। तो और जो ये मार्केट इकोनॉमी था, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी था, वो पेज था कि सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। उसमें ये इनका बेसिक कंसेप्ट था कि जब भी यहाँ पे प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे और उसको मार्केट में लाएंगे तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इनका ऐसा नोशन था कि सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। बट झटका तब लगा जब जो है यहाँ पे एक रिसेशन आया था 1929 में, ग्रेट डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो इसमें ये हुआ कि लोगों के पास परचेजिंग पावर था ही नहीं, तो लोगों को मतलब उनके पास पैसे ही नहीं थे कि क्या खरीदा जाए। तो ऐसे में जो है जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में थे उनको अनसोल्ड हो गए, मतलब उनको कोई खरीदने वाला था ही नहीं। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट आए, जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसको हम कीन्स एंड आइडियाज बोलते थे। और इसके पहले जो एक फेमस यहाँ पे इकोनॉमिस्ट थे वो थे सेस, जिन्होंने बोला था कि सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने बोला कि हमें कुछ नॉन मार्केट प्रिंसिपल को भी अप्लाई करना चाहिए। तो उन्होंने जो है एग्रीगेट अप डिमांड की बात की। जो पहले की इकोनॉमिस्ट थे, ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट, वो बात करते थे एग्रीगेट सप्लाई की, कि सप्लाई अब मार्केट में आएगी तो उसका अपनी डिमांड अपने आप जनरेट हो जाएगा। लेकिन कीन्स ने बोला कि आपको एग्रीगेट डिमांड पे फोकस करना है, और जब डिमांड एक बार जनरेट होगा तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उसकी अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी, तो दोनों में एक मिसमैच नहीं होगा और दोनों में डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम रहेगा। तो आपको यहाँ पे इनके बुक का जो नाम है वो भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनके बुक का नाम था
द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और इन्होंने जो है 1936 में ये बुक लिखी थी। तो जब इन्होंने जो है नॉन मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया तो यहाँ पे जो है एक नया सिस्टम बन के आया, और वो था मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, जिसको अभी लगभग की इंडिया पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी फॉलो करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट नॉन मार्केट इकोनॉमी में। तो ये जो है इंस्पायर हुआ था कार्ल मार्क्स के आइडिया से, और यहाँ पे दो वेरिएंट्स आपको देखने मिलते हैं। पहला होता है सोशलिस्ट और दूसरा होता है कम्युनिस्ट। दोनों में डिफरेंस ये है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो है स्टेट जो है जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको ओन करती है, जबकि कम्युनिस्ट में ना केवल नेचुरल रिसोर्सेज को स्टेट ओन करती है, साथ साथ इसके जो भी लेबर है वो भी यहाँ पे उसको ओन करती है। तो जैसे कि यहाँ पे जो स्टेट होती है वो डिसाइड करती है कि आप क्या प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी में, कितना प्रोडक्शन होगा और किसको कितना एलोकेट होगा, जबकि कम्युनिस्ट इकोनॉमी में उससे एक स्टेप आगे जाते हैं और ये बोलते हैं कि जो लेबर है, जो इंडिविजुअल का लेबर है, उसको भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो कितने घंटे काम करेगा और कैसे काम करेगा। इसको जो है डिफरेंट नेम से बोला जाता है स्टेट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। इन दोनों के कुछ जो फीचर्स हैं, क्योंकि इनका जो मेन इनका ओरिएंटेशन था कि इनको जो है इक्वलिटी, परफेक्ट इक्वलिटी लाना है सोसाइटी में, तो इनका जो है मेन उनका मोटिव था वो था वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे इनके कुछ जो फीचर्स हैं वो है कि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी वहाँ पे एब्सेंस था, क्योंकि यहाँ पे मेन रोल जो है स्टेट का है। और तो यहाँ पे जब मार्केट ही नहीं है तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था, सारा यहाँ पे रोल जो है स्टेट का है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को प्रॉफिट के लिए अगर आप उनको काम नहीं करने दोगे तो लोग मोटिवेट नहीं होंगे। तो जो एडम स्मिथ ने बोला था कि एनिमल स्पिरिट से काम करेंगे, तो वहाँ पे ये एब्सेंस होता है, ये यहाँ पे मिसिंग होता है। साथ में आपने देखा होगा चाइना या फिर रशिया में वहाँ पे जो है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक तरह से वो डिक्टेटरशिप का रूल ले लिए है, वहाँ पे ऑटोक्रेसी आ गई है। तो वहाँ पे जैसे कि जो हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं, लिबर्टी, फ्रीडम, वो सब टोटली वहाँ पे आपको दिखना कि एब्सेंस होते हैं। तीसरा सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, क्योंकि दोनों में कमियाँ थी। जो पहला वाला केस था मार्केट इकोनॉमी, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई थी, तो वहाँ पे इनइक्वलिटी जनरेट हुआ और वेलफेयर के कंसर्न्स को वहाँ पे इग्नोर किया गया था। दूसरा आता है हमारा नॉन मार्केट इकोनॉमी, तो यहाँ पे स्टेट का पूरा रोल था, तो यहाँ पे लोगों की फ्रीडम और लिबर्टी पे ये एक अटैक था। तो दोनों को मिक्सअप करके एक नया इकोनॉमी जो सिस्टम आया वो था मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। इसके कुछ फीचर्स थे कि यहाँ पे स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के यहाँ पे इकोनॉमिक रोल्स दिए गए। तो जहाँ भी प्रॉफिट मोटिव होगा वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को दिया गया कि आप काम कर सकते हो, और जो सेक्टर जहाँ पे प्रॉफिट नहीं था, जैसे कि अगर पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करना है, हेल्थ, एजुकेशन को, तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट का रोल दिया गया। जैसे डिफेंस हो गया, तो जहाँ भी पब्लिक गुड्स की बात आती है वहाँ पे स्टेट को वहाँ पे रोल दिया गया, और जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर को रोल दिया गया। और कुछ और बेसिक चीज़ें थी, जैसे कि रेगुलेशन हो गया, तो उसमें जैसे कि टैक्सेशन हो गया या फिर जो रूल्स बनाने हैं, जो भी एक्ट बनाने हैं, तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट का रोल दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का रोल जो है वो एज अ फैसिलिटेटर दिया गया, ना कि एज अ रेगुलेटर। तो जो पहली कंट्री थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहली जो कंट्री थी जिसने अडॉप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी को, तो वो था फ्रांस। उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे कि यूएसएसआर में जो है वहाँ पे जो उनकी प्लान कमांड इकोनॉमी थी उसको जो है उसने डाइवर्सिफाई किया, और 1980s में जो है उन्होंने दो ट्विन पॉलिसीज अडॉप्ट किए थे, पेरिस्ट्रोइका जिसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी, और दूसरा ग्लासनोस्ट, ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी। तो उसके बाद जो है यूएसएसआर में जो वहाँ पे भी एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम आ गया। उसके बाद से चाइना में भी जो है 1980s में जो है वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था ओपन डोर पॉलिसी। तो चाइना की इकोनॉमी भी वहाँ पे अब वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी नहीं रही है, उसमें भी एक तरह से वो मिक्स्ड इकोनॉमी का ही पार्ट है। फिर यहाँ पे कुछ जो है ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ये सब वाशिंगटन कंसेंसस या फिर बीजिंग कंसेंसस, सैंटियागो कंसेंसस, ये होते क्या है। तो यहाँ पे वाशिंगटन कंसेंसस की बात करें तो ये तरह से मार्केट इकोनॉमी से लिंक्ड होता है। तो यहाँ पे जो भी एक तरह से ये जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनके लिए जो है IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी था, उन्होंने जो है कुछ पॉलिसी वहाँ पे रिफॉर्म पॉलिसी इनको पैकेजेस सजेस्ट किए कि अगर आप ये रिफॉर्म्स अपनी इकोनॉमी में लाते हो तो आपकी इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करेगी। क्योंकि इनको बोला जाता है वाशिंगटन कंसेंसस, क्योंकि IMF या फिर वर्ल्ड बैंक दोनों ही जो है वाशिंगटन में है, तो इसलिए इसको बोला जाता है वाशिंगटन कंसेंसस। उसी के अल्टरनेटिव में जो है एक और कंसेंसस दिया गया था कि जो ये कैपिटल सिस्टम है उसका एक अल्टरनेटिव भी है, तो उसको कहा गया बीजिंग कंसेंसस। उसको जो है 2004 में दिया गया था बाय जोशुआ कूपर रेमो ने। और इस तरह से जो है एक
फॉर्मर जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक और यहाँ पे कंसेंसस दिया था, सैंटियागो कंसेंसस। तो इन्होंने बोला कि हमें जो है इंक्लूजन पे काम करना चाहिए, तो वहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी होती है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है कि मतलब कि यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर में कि कितना जो है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो है 1 अप्रैल से और वो एंड होता है 31 मार्च को। तो ये है जीडीपी का कंसेप्ट। जीडीपी में आपको एक वर्ड, अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, रेजिडेंट। तो जैसे कि अगर कोई भी यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स हैं, चाहे वो जैपनीज़ हो, कोरियन हो, अगर वो इंडिया में हैं, उनके इंटरप्राइजेस यहाँ पे हैं, अगर वो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी रेजिडेंट हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कोई अगर यहाँ पे जैपनीज़ यहाँ पे काम कर रहा है तो उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंक्लूड होगा, तो आपको बोलना है यस। क्योंकि अगर कोई भी रेजिडेंट यहाँ पे है जो भी कंट्री में, उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी के कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा। आगे हम बढ़ते हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो जो भी यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनका वियर एंड टियर होता है, कोई भी मशीनरी होती है तो उसका वियर एंड टियर होता है, तो उसमें डिप्रिसिएशन होता है। तो हम जब जो है जीडीपी में डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे हम बढ़ते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तरफ। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब जो है हम जीडीपी में ऐड करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जो भी उसमें तो हमारा आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें जो है नेट फैक्टर इनकम में, क्योंकि इसमें दो होता है कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात आती है। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के जो है वो ट्रेड डेफिसिट रहता है, हम इंपोर्ट कम ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हम एनर्जी प्रोडक्ट्स को हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, ऑयल्स हो गया, अभी पेट्रोलियम हो गया, तो उसको इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट हमेशा रहता है। तो जब भी हम जीडीपी में उसको ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो हमारा जो है जीडीपी में कुछ माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हम उससे निकाल सकते हैं जीएनपी। तो जो आइटम्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं जीएनपी में वो होते हैं प्राइवेट रेमिटेंसेस, और दूसरा आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, और तीसरा आता है हमारा एक्सटर्नल ग्रांट्स। तो प्राइवेट रेमिटेंसेस में अगर हम बात करें तो जैसे कि इंडिया को पता है कि इंडिया जो है कई सालों से लगातार जो है सबसे जो है यहाँ पे टॉप रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का, और उसके बाद जो है नंबर आता है फिर मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान का। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है रेमिटेंसेस कहाँ से आता है, तो आपको याद रखना है यूएसए, देन यूएई, देन यूके, सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया। इसी तरह से जो है इंडिया बहुत सारे जो छोटी कंट्रीज़ हैं जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनको जो है लोन देती हैं, तो उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी जो है हमारा इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आता है। इस तरह से जो है इंडिया को जो है एक्सटर्नल ग्रांट्स मिलते हैं, और इंडिया भी बहुत सारी कंट्री को एक्सटर्नल ग्रांट्स देती हैं, तो वो सब भी इसमें इंक्लूड होता है। बढ़ते हैं आगे, जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो आगे ना जैसे कि हमने जीडीपी में हमने वहाँ पे डिप्रिसिएशन को माइनस किया था, तो हमारा जो वहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया था। उसी तरह से अगर हम जो है इसमें जीएनपी में अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस करें तो हमारा जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। और जब हम लोग एनएनपी को हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के, तो हमारा जो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम आ जाता है। अब हम बात करेंगे कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे। फैक्टर कॉस्ट वो होते हैं जो भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इनपुट कॉस्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो एक पेन का, तो पेन को बनाने के लिए जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो भी वहाँ पे इंक का कॉस्ट है, जो भी लेबर का कॉस्ट है, उसको हम इंक्लूड करेंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है, और इसको हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। लेकिन मार्केट कॉस्ट में क्या होता है, जब वहाँ पे हम लोग टैक्सेस को जोड़ देते हैं और जो सब्सिडी होती है उसको माइनस कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मार्केट प्राइस या मार्केट कॉस्ट की बात करें तो इसमें हमारा फैक्टर कॉस्ट होगा, प्लस इसमें जो हम लोग जो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको हम जोड़ देते हैं, माइनस सब्सिडी कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे मार्केट प्राइस आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं और सब्सिडी को माइनस करते हैं। तो 2015 के पहले जो है जो इंडिया की जीडीपी थी उसको जो है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, वो जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करता था। लेकिन 2015 के बाद से अब हम जो है जीडीपी को मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, और बेस ईयर भी जो है 2004-05 से चेंज करके 2010, 11 और 12 कर दिया गया है।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीडीपी। आप जो है न्यूज़पेपर में आप अक्सर सुनते होंगे कि नॉमिनल जीडीपी इतने से ग्रोथ की है और रियल जीडीपी इतने से ग्रोथ की है। तो जो हम जीडीपी को उसके करंट प्राइस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी होती है, और जब हम उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं तो वो हमारा रियल जीडीपी हो जाता है। अब जीडीपी को जो है डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो है 3 अप्रोच होती हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच और आउटपुट अप्रोच। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में यहाँ पे जो है जब हम इनका सम लेते हैं तो जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है C+I+G प्लस यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे जितनी भी जैसे कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं सोसाइटी में उनके द्वारा डिमांड की जाती है। तो जब भी यहाँ पे किसी एक्सपेंडिचर किया जाता है तो यहाँ पे सी स्टैंड फॉर यहाँ पे कंज्यूमर्स। तो जो है कंज्यूमर्स वहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर करता है किसी भी अपने हाउस होल्ड गुड्स को खरीदने में तो वो, और दूसरा इन्वेस्टमेंट, जब भी किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा यहाँ पे स्पेंडिंग की जाती है बिजनेस मतलब कि उसको कैपिटल गुड्स खरीदने में, जैसे कि मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, तो वो आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। तीसरा, गवर्नमेंट जो है वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक गुड्स या फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस पे खर्च करती है, तो जो गवर्नमेंट द्वारा डिमांड की जाती है वो आएगा हमारा इसमें एक्सपेंडिचर अप्रोच में। और तीसरा हमारा होता है नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारा आगे मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो हमारा जो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट वो मोस्टली नेगेटिव होता है। तो जो हम जो है सम करते हैं कि जो भी गुड्स डिमांड की जाती है बाय कंज्यूमर्स और बाय बिजनेस सेक्टर्स, गवर्नमेंट, और जो हमारा नेट एक्सपोर्ट होता है उसको हम अगर हम सम करते हैं तो हमारा आता है एक्सपेंडिचर, और ये हमारा आता है पूरा नेशनल इनकम, जीडीपी आती है हमारी। दूसरा जो अप्रोच होता है वो होता है हमारा इनकम अप्रोच। इसमें जो भी हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चाहे वो हमारा लैंड हो या फिर हमारा लेबर हो, कैपिटल हो प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनका जैसे कि अगर लैंड है तो वहाँ से हमें कुछ रेंट मिलेंगे, तो रेंटल एंड लॉयल्टी इनकम हमारा जो है लैंड से मिलेगा। दूसरा हमारा लेबर होगा, लेबर को हम लोग वेजेस देते हैं, और वेजेस के साथ साथ उसको हम बहुत सारी चीज़ें देते हैं, उसका अलाउंसेस देते हैं, उसको हम लोग हेल्थ बेनिफिट देते हैं। तो इन सबको इंक्लूड करके बनता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर होता है कैपिटल। कैपिटल अगर कोई भी जो भी बिजनेसमैन है अगर वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे उसको चाहिए इंटरेस्ट रेट। और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करता है वो स्टार्ट करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो जब इनको हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा जो है इनकम अप्रोच निकल आता है। और जो तीसरा हमारा होता है वो हमारा होता है आउटपुट अप्रोच। इसमें जितनी भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनका आउटपुट कितना है जिसको हम सम कर देते हैं तो हमारा आता है जीडीपी निकल आता है। तो जैसे कि जीडीपी मार्केट प्राइस पे हम निकालते हैं प्राइमरी सेक्टर का, फिर उसमें ऐड कर देते हैं सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का। इसी तरह से जो है 2015 के बाद से एक नया कंसेप्ट अडॉप्ट किया गया है, जीवीए। तो जीवीए में क्या होता है कि हम अब ग्रॉस वैल्यू हम लोग एडेड पे उसको लोग निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन होगा तो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट जो है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के यूज किया जाता है। तो हम प्राइमरी सेक्टर्स का प्रोडक्शन जितना टोटल आउटपुट होगा प्लस माइनस उसमें जो है जो भी इनपुट्स यूज किए गए हैं सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स को, उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि जो भी प्राइमरी सेक्टर में कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ तो सपोज करो कि उसका जो प्रोडक्शन हुआ उसका जो है 50 करोड़ हुआ, लेकिन हमने जो है उसके प्रोडक्शन में हमने जो है सेकेंडरी जो सेक्टर्स हैं उनका हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए थे, जैसे कि ट्रैक्टर्स और फर्टिलाइजर्स। तो उनका जो कॉस्ट था वो आप सपोज करो कि 10 करोड़ है, प्लस हमने जो है टर्शियरी सेक्टर्स के जो भी वहाँ पे आइटम्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो यूज किए थे, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज और इंश्योरेंस। तो उनका कॉस्ट जो है 5 करोड़ आया। तो आपका जो यहाँ पे आएगा 35 करोड़। तो ये आपका आएगा आउटपुट ऑफ दी प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि हमने प्राइमरी सेक्टर का जो क्रॉप था उसमें हमने माइनस कर दिया है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के जो भी वहाँ पे इनपुट कॉस्ट इन्वॉल्व थे। तो इस तरह से हम निकालते हैं जीवीए। और इसी तरह से हम जो है तीनों सेक्टर्स का अलग अलग निकालते हैं। अगर हम जैसे कि हमने निकालना हमें होगा सेकेंडरी सेक्टर का, तो उसमें जो है भी प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर्स का जो उसमें इनपुट्स यूज किए गए उनका जो कॉस्ट इन्वॉल्व है उसको हम माइनस कर देंगे। तो हम तीनों का जब निकाल करके उसको ऐड करेंगे तो वहाँ पर हमारा जीडीपी निकल जाता है। अगला टॉपिक हमारा आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसको जो है 1990 से जो है यूएनडीपी पब्लिश कर रहा है, और इसको इंट्रोड्यूस किया था दो इकोनॉमिस्ट थे, महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान से थे और अमर्त्य सेन। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें इसके कंपोनेंट्स, इसके डायमेंशंस कौन है, तो इसमें जो है 3 डायमेंशंस आते हैं। पहला आता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ, जो कि मिनिमम जो माना जाता है वो 20 साल होना चाहिए, और जो मैक्सिमम मानते हैं वो 83 ईयर्स के अराउंड मानते हैं। दूसरा हमारा होता है एजुकेशन, उसमें जो है इंक्लूड होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो उसमें जो है एडल्ट के लिए माना जाता है कि उसकी जो है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 25 साल होगी। और
दूसरा हमारा होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग्स, तो इसमें जो है हम 18 ईयर्स माना जाता है। और तीसरा जो होता है हमारा वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको जो है पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो डिफरेंट कंट्री के लिए जो है डिफरेंट होता है, क्योंकि परचेजिंग पावर जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट कंट्री की दूसरी होती है। इंडिया में जो है ये 7,000 के आसपास है, जबकि यूएसए में यहाँ 80,000 प्लस डॉलर है। तो ये जो है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिफरेंट होती हैं। तो इन तीनों को जब हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक उसका हम लोग समेशन करते हैं तो ये हमारा आता है यहाँ पे SDI निकल जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये तीनों कंपोनेंट्स याद रखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया की रैंक जो है यहाँ पे वही 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। और जो इंडिया का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट है वो डिक्लाइन कर गया है आफ्टर कोविड-19 में, तो पूरे वर्ल्ड में डिक्लाइन किया है। तो इंडिया का भी डिक्लाइन कर गया है फ्रॉम 0.645 से 0.633 तक, क्योंकि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारे यहाँ पे डेथ हुई थी, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो डिक्लाइन कर गई है फ्रॉम 69.7 ईयर्स टू 67.2 ईयर्स। और जो इंडिया की जो है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो भी 11.9 ईयर्स है। और जो हमारा GNI पर कैपिटा लेवल है वो है $6590। उसके बाद ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है किस कौन सी रेंज में आता है। तो इंडिया जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में आता है, तो जिसका जो वहाँ पे रेंज है वो है 0.5 टू 0.79। तो आप यहाँ पे तीनों देख लेना कि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज और मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज और लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, इनका रेंज क्या है और इंडिया कहाँ पे लाइज करता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसे कि आप लोग भी एक प्लानिंग करते हो कि आप जब भी आपने अपना खुद का एक शेड्यूल बनाते हो, आप लोग प्लान करते हो कि नेक्स्ट के 6 मंथ में मुझे कितना कवर करना है सिलेबस को, कितनी बार रिवीजन करना है, कितना टेस्ट सीरीज देना है। उसी तरह से जो इकोनॉमी में प्लानिंग किया जाता है कि किस तरह से जो है जो भी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्स यहाँ पे लिमिटेड हैं, तो उन रिसोर्सेज का जो है हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके कैसे जो है लोगों के वेलफेयर के लिए और जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करें, तो उसके लिए जो है प्लानिंग की जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग तो बहुत प्रकार के होते हैं, हमें उन सबको डिस्कस नहीं करना है और वहाँ पे पूछे भी जाते नहीं है, जैसे कि नेशनल लेवल प्लानिंग, स्टेट लेवल प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, तो वो सब हमें पता है, हमें वहाँ से क्वेश्चन बनते भी नहीं है। तो जो मेन यहाँ पे टाइप्स होते हैं वो होता है हमारा इम्परेटिव प्लानिंग। तो जो इंडिया फॉलो करता था बिफोर LPG रिफॉर्म्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव प्लानिंग। तो जो भी कमान इकॉनमीज होती हैं तो वो इम्परेटिव प्लानिंग को फॉलो करती हैं। यहाँ पे एक टारगेट सेट किया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा कि 5 ईयर प्लान्स में वहाँ पे एक टारगेट सेट किया जाता था कि जो है इस 5 ईयर प्लान में आपको जो है 8% का ग्रोथ रेट अचीव करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव प्लानिंग। दूसरा हमारा होता है इंडिकेटिव प्लानिंग। ये जो है मार्केट प्रिंसिपल्स को इग्नोर नहीं करता है, उसके साथ ही काम करता है, क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। तो इंडिया जो है 1991 के बाद से इंडिकेटिव प्लानिंग को फॉलो कर रहा है। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो है कि कौन कौन से जो है प्लानिंग के जो उसकी हिस्ट्री है, उसका बैकग्राउंड है, अब वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा विश्व सरिया प्लान। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये किस ईयर में आया था और इसका जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था। दूसरा हमारा आता है फिक्की प्रपोजल, ये 1931 में आया था, 1934 में आया था। और ये जो उसमें जो है फिक्की के जो चेयरमैन थे वो थे INR शंकर। और उसके बाद जो है कांग्रेस प्लान आया था 1938 में। तो हरिपुरा सेशन में जो है वहाँ पे जो है जो उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, तो उस समय जो है एक वहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, जिसके चेयरमैन जो है जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद फिर बॉम्बे प्लान आता है, फिर जो है पीपल्स प्लान। तो आपको ध्यान यहाँ पे देना है कि पीपल्स प्लान को किसने दिया था, तो उसको दिया था MN रॉय ने। फिर गांधीन प्लान, तो गांधीन प्लान को दिया था श्रीमन नारायण ने। तो गांधीन प्लान है तो आपको पता होना चाहिए कि गांधीन प्लान जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट की बात करता है, वो रूरल सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करेगा, कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस करेगा। और उसके बाद आता है हमारा सर्वोदय प्लान, इसको दिया था जयप्रकाश नारायण से, जो कि जो है विनोबा भावे और गांधी जी से काफ़ी इंस्पायर थे। तो ये भी तरह से गांधी प्लान के ही अकॉर्डिंग इनका प्लान था। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे डिफरेंट जो है 12 5 ईयर प्लान्स थे, उनका जो है डिफरेंट प्लान्स को हम यहाँ पे बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहले हमको डिस्कस करें इनका गोल्स क्या था। तो इनका गोल्स था कि जो भी इंडियन के सिटीजन्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाया जाए, साथ में जो है इंडिया को जो है सेल्फ रिलायंस बनाया जाए, इंडिया की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया जाए और जो यहाँ पे प्रिवेलिंग इनइक्वलिटीज़ हैं या फिर सोशल इनजस्टिस है उसको रिमूव किया जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं
फाइव ईयर प्लान्स। तो जो पहला प्लान था उसको जो है 1951 में लॉन्च किया गया था और ये बेस्ड था हेरोड डूमर मॉडल पे। आपको बस इस मॉडल का नाम याद रखना है। इसका बेसिक ये काफ़ी डेरिवेटिव यहाँ पे इन्वॉल्व डेरिवेशंस होते हैं और काफ़ी लेंथी इसका वो प्रोसेस है, तो आपको सब नहीं याद रखना है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था। तो यहाँ पे जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था उसमें जो मेन फोकस था एग्रीकल्चर था। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे डैम्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए गए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो टारगेट कितना था और हमने कितना अचीव किया। सेकेंड प्लान जो होता है वो बनाया गया था 1956 में और ये जो है इसको जो ड्राफ्ट किया था वो थे पीसी मोहलनोबिस ने, जो कि इंडिया के एक महान स्टैटिस्टिशियन रहे हैं। और यहाँ पे जो मेन फोकस दिया गया था वो था हैवी इंडस्ट्रीज़ पे। और जैसे कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि जो डैम्स हैं और जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है। तो यहाँ पे जो मेन मोटो था कि पहले वेल्थ को क्रिएट किया जाए, जब वेल्थ का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो वहाँ से ट्रिकल डाउन होगा। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट था कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि एक बार वेल्थ बन जाएगा और तो उसके बाद जो है उसका फिर उसका ट्रिकल डाउन भी जो बाकी जो डाउन सेक्शन के लोग हैं उन पे भी उसका इफेक्ट, उनका जो इनकम बढ़ेगा। फिर हमारा जो है थर्ड 5 ईयर प्लान आता है। अगेन यहाँ पे आपको जितना टारगेट सेट किया गया था और कितना अचीव हुआ एक्सपेक्टेड तो हमने अचीव किया था वो आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तीसरा प्लान जो है 1961 में आया था। तो यहाँ पे जो है अगेन जो है एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, क्योंकि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था उतना वो अच्छा वो साबित नहीं हुआ। तो उससे करने के लिए हमने वापस जो है एग्रीकल्चर पे फोकस किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि हमें जो है एग्रीकल्चर पे वापस फोकस करना पड़ा। लेकिन तीसरे 5 ईयर प्लान में जो है कुछ यहाँ पे बहुत अनइवन चीज़ें या फिर जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वहाँ पे आकर हुई, जैसे कि इंडिया चाइना वॉर 1962 में हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर जो है 1965 में हुआ और उस समय जो है सूखा, बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। तो उससे क्या हुआ कि जो है फूड जो हमारी वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी वहाँ पे मतलब वहाँ पे अराइज हुई। तो उसको टैकल करने के लिए फिर जो है गवर्नमेंट को जो वहाँ पे जो भी 5 ईयर प्लान थे उसको वहाँ पे सस्पेंड करना पड़ा। तो वहाँ पे उसके बाद जो है प्लान हॉलीडेज आए। तो यहाँ पे जो है 3 साल यहाँ पे जो है प्लान हॉलीडे रहा, जहाँ पे 5 ईयर प्लान जो है वो सस्पेंड कर दिए गए थे। चौथा प्लान जो है हमारा जो है 1969 में आया और ये जो है बेस्ड था गडगिल फॉर्मूले पे। तो आपको पता होगा कि उस समय जो है इंदिरा गांधी, देखिए आपको बैकग्राउंड में जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे और उस समय कौन कौन से पर्सनालिटीज़ न्यूज़ में थे और उस समय जो है क्या क्या हैपनिंग्स हो रही थी, जैसे कि आगे चल के वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी आया, उसके बाद जो यहाँ पे जनता गवर्नमेंट आई। तो आपको जब ये सब पॉलिटिकल सीन्स पता होते हैं ना, तो आपको जो कनेक्टिविटी होती है, आपको जो रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, वो आपको काफ़ी अच्छा लगता है उसको याद करने में और काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आपको जो बैकग्राउंड में पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था आपको वो पता होना चाहिए। तो उस समय जो है बैंक जो है नेशनलाइज किया गया था और ग्रीन रेवोल्यूशन को भी लॉन्च किया गया था, क्योंकि आपने देखा था कि तीसरे 5 ईयर प्लान में जो है वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी अराइज हुई थी और दो वॉर हुए थे। तो जो भी यहाँ पे फूड था हमारा उसको जो है सोल्जर्स के लिए वहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया था। तो अभी यहाँ पे जो है पहले तो फूड सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए जो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। पांचवा 5 ईयर प्लान यहाँ पे जो है अब फोकस किया गया कि कैसे जो है, क्योंकि अब फूड सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो अचीव कर ली गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा। अब फोकस था कि कैसे जो है एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ को क्रिएट किया जाए। तो वहाँ उस समय जो है बहुत सारी वहाँ पे स्कीम्स लॉन्च की गई और पावर्टी एलिवेशन भी वहाँ पे जो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई कि पावर्टी को कैसे रिड्यूस किया जाए। उसके लिए उस समय जो है गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अगेन मैंने आपसे बताया था कि 1975 में जो है इमरजेंसी आई, तो उसके बाद पे जो है यहाँ पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई और फिर यहाँ पे जनता गवर्नमेंट आती है। तो उन्होंने जो है 5 ईयर प्लान को सस्पेंड किया। तो यहाँ पे जो है 2 साल के लिए यहाँ पे रूलिंग प्लान आए। तो यहाँ पे जो है प्लान को हर साल वहाँ पे इवेलुएट किया जाता था और उसके बेसिस पे यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया। तो अगेन यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के आई, तो उन्होंने जो है कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरेशन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया और उसके बाद जो है फिर नाबार्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में और ये आया था शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अगेन आपको यहाँ पे टारगेट याद करना है कि टारगेट ग्रोथ रेट कितना था और कितना हमने अचीव किया। 7th 5 ईयर प्लान, तो यहाँ पे राजीव गांधी जहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर बन के आए, तो उस समय इन्होंने यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स के पहले इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों को लिबरल कर दिया। यहाँ पे इन्होंने जो है प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा इन्होंने जो यहाँ पे मौका दिया कि वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
और इन्होंने जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। आपने सुना होगा कि जो कंप्यूटर था उस समय जो है राजीव गांधी गवर्नमेंट ने यहाँ पे लाया था। तो एक तरह से यहाँ पे इकॉनमी को मॉडर्नाइज करने के लिए काम किया गया। फिर उसके बाद क्योंकि उस समय जो है इम्पोर्ट काफ़ी किया गया था, तो वहाँ पे जो है बीओपी क्राइसिस यहाँ पे अराइज हुई। तो उस बीओपी क्राइसिस को निपटने के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है एलपीजी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। और उस समय जो सरकार थी वो थी कांग्रेस की, और उसमें प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। तो आपने सुना होगा कि जो यहाँ पे जो है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उसके बाद जो है 8 5 प्लान आता है एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में। तो यहाँ पे जो है अब फोकस किया गया कि कैसे जो है इंडियन के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको मॉडर्नाइज किया जाए, और कैसे जो है कॉम्पिटिटिव यहाँ पे लाया जाए इंडियन मार्केट में, जिससे कि वो जो है बाकी जो वर्ल्ड की कंपनीज़ हैं उनसे वो कॉम्पीट कर पाएँ। इंडिया जो है फॉर्मली यहाँ पे WTO का मेंबर बन गया। इंडिया स्टार्टिंग में था, लेकिन अब वहाँ पे वो फॉर्मली जुड़ गया क्योंकि हमारी इकॉनमी अब ओपन हो चुकी थी। फिर जो है 9 5 प्लान आया। वहाँ पे जो है कि अब हमें, क्योंकि अब हमारा ग्रोथ रेट बढ़ गया था, तो अब हमें ये भी इंश्योर करना था कि लोगों की क्वालिटी भी इंप्रूव हो, जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो भी इंप्रूव हो। तो अब दोनों के बीच में यहाँ पे बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहे वो भी रैपिड रहे, और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो भी इंप्रूव हो। 10 5 प्लान 2002 में आया था, और यहाँ पे जो थीम था इसका जो था वो था इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल का जो थीम था डेवलपमेंट का वो किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था, तो आपको ये याद रखना है। फिर जो है 11th 5 ईयर प्लान आया। तो यहाँ पे जो है अगेन इसका जो थीम था वो था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये थीम आपको सीधे सीधे दिया जा सकता है कि ये थीम किस 5 ईयर प्लान में आया था। और इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो थे सिंह रंगराजन। तो जो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान है, 12th 5 ईयर प्लान, तो इसका जो थीम था वो था फास्टर मोर एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ का जो कंसेप्ट था वो किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था। तो आपको पता होगा उसके बाद जो है ये 2015 में जो है नीति आयोग आ गया। उसके बाद जो है 5 ईयर प्लान्स यहाँ पे बंद हो गए, और अभी जो है नीति आयोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप वहाँ पे प्लान्स बनाती हैं, जैसे कि 3 इयर्स एजेंडा या फिर इंडिया एज इट 25। तो अब वो आपको वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए, एक आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए। फिर जो है 1990 में जो है बीओपी क्राइसिस के बाद में इंडिया ने वहाँ पे अपने इकॉनमी को ओपन किया। और लेकिन ये ओपन जो क्योंकि कंडीशनल था, ऐसे नहीं कि इंडिया को जो है सब कुछ यहाँ पे इजी हो गया। इंडिया को बहुत सारे यहाँ पे जो IMF ने जो यहाँ पे कंडीशंस फुलफिल की थी कि जो सिर्फ कि अगर इंडिया जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का अगर वहाँ पे बेनिफिट उठाना चाहता है तो इंडिया को अपनी इकॉनमी को ओपन करना पड़ेगा और डिफरेंट कंडीशंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो वो कंडीशंस जो थे वो थे कि इंडिया को जो है अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करना था 22% से। जो भी उस समय इंपोर्ट टैरिफ थे वो काफ़ी हाई थे, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट को हम लोग डिस्कस करते थे, तो उस समय जो इंपोर्ट टैरिफ 130% के आसपास थे उसको जो है कम करके 30% करना था। उसमें जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ एक्साइज ड्यूटीज़ थी वो भी उसको हमें बढ़ाना था 20% से, ताकि जो है गवर्नमेंट को और ज़्यादा रेवेन्यू मिले। और उस समय जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम करना था 10% से हर साल, क्योंकि गवर्नमेंट का उस समय जो एक्सपेंडिचर था वो मोस्टली वहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो उस समय उसको कट करके हमें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों की एग्रीगेट डिमांड बढ़े, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। उसके साथ ही जो है कुछ और से रिफॉर्म्स मेजर लिए गए, जैसे कि जो है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हो, माइक्रो जो इकॉनमी है वो स्टेबलाइज हो, उसके लिए जो है बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज लिए गए जिससे कि एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे बढ़ाई जा सके। तो और उसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए जिससे कि जो है ईज ऑफ बिजनेस करना ईजी हो, और जो भी जैसे कि टैक्सेशन रिफॉर्म्स हो गए, और जो वहाँ पे बहुत सारे रेगुलेशंस थे, और जो जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे लाइसेंसिंग की जो प्रोसीजर्स थे उसको वहाँ पे कर्टेल किया गया, जिससे कि जो है एग्रीगेट सप्लाई जो है मार्केट में बढ़ाई जा सके। तो यहाँ पे जो है कुछ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिए गए जिससे कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जा सके, और कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स लिए गए जिससे कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाई जा सके। तो उसके बाद LPG रिफॉर्म्स, मतलब कि यहाँ पे होता है लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे जो रेगुलेटरी प्रोसीजर्स, जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, तो उसको जो है डी लाइसेंसिंग किया गया, डी रिजर्वेशन भी किया गया। साथ ही साथ जैसे कि वहाँ पे MRTP एक्ट था, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसको वहाँ पे एबॉलिश किया गया। तो ऐसी चीज़ें ताकि जो है जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो भी इक्वली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए।
फिर दूसरा हमारा टर्म होता है प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो यहाँ पे जो एक डोमिनेंस था इकॉनमी में, उसको अब यहाँ पे कम करना था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया, और प्राइवेट सेक्टर को जो पहले सिर्फ जो है पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व था, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया गया। तो एक तरह से यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जो है पार्टिसिपेशन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बढ़ाया गया। तो जो उसका अल्टीमेट गोल था वो था कि इंडियन इकोनॉमी को जो है वर्ल्ड इकोनॉमी से लिंक किया जाए। तो यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना है कि जो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और जो प्राइवेटाइजेशन हो वो आपको पाथ प्रोवाइड करता है, और जो आपका गोल है वो है ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह से जो है बहुत यहाँ पे जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए, इसको हम बहुत टाइप यहाँ पे जनरेशन बोलते हैं कि फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स और फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स। क्योंकि जो रिफॉर्म्स है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो अभी भी रिफॉर्म्स चल ही रहे हैं। तो उसको हम ले लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे रिफॉर्म्स टोटल लिए गए थे। तो डिफरेंट सेक्टर्स में लिए गए थे। इसमें जैसे पहला रिफॉर्म्स था कि प्रमोशन टू प्राइवेट सेक्टर्स। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी उसको जो है अब रिजर्व किया गया, उसको डी लाइसेंसिंग की गई, और साथ में जो है MRTP एक्ट था, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसको एबॉलिश किया गया। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स लिए गए, जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक था, जो उनकी गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग थी जो पब्लिक PSUs में, उसको यहाँ पे कम किया गया। और साथ में जो है जो भी PSUs थे उसको जो है कॉर्पोरेटाइज किया गया। और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स लिए गए, वहाँ पे जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस किया, क्योंकि फेरा जो है काफ़ी यहाँ पे मतलब ऐसा सिस्टम था कि अगर आपके पास जो है अगर $100 भी है तो आपको वहाँ पे जेल हो सकती थी। तो ऐसे वहाँ पे जो है कड़े प्रोविजंस थे फेरा के अंदर, उसको रिप्लेस किया गया फेमा से। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लिए गए, बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, और इंश्योरेंस सेक्टर्स में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए, और साथ में जो है आपको शेयर मार्केट में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। टैक्स रिफॉर्म्स लिए गए, अभी भी टैक्स रिफॉर्म्स हो ही रहे हैं। 2017 में जो है GST आया था, और डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। लीगल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए, तो जस्टिस जो है BN श्री कृष्णा कमेटी वहाँ पे अपॉइंट की गई कि जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो लीगल रिफॉर्म्स हैं वो क्या क्या लेने चाहिए। तो ऐसे जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स, अभी भी रिफॉर्म्स एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, तो आपको उनसे अपडेट रहना है। ये जो है मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया पूरा, कि जो इकॉनमी है, जो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। आगे की वीडियो मैं आपको कल अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।